हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि सम्मिश्र जो संख्याएं होती हैं उन सम्मिश्र संख्याओं में उनकी संयुग्मी सम्मिश्र कौन सी होती है, ठीक है। और संयुग्मी सम्मिश्र पर बेस हमने बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, अलग अलग गुणधर्म देखे थे। आई थिंक 7 से 8 गुणधर्म हमने वहाँ पे मेंशन किए थे, जिसमें हमने ये पाया था स्टूडेंट्स कि हमारे पास में जो जेड प्लस के जेड बार तथा जेड जेड बार ये दोनों हमेशा एक प्योरली रियल नंबर होती थी, यानी कि एक विशुद्ध वास्तविक संख्या होती थी, जबकि z माइनस के z बार जो थी वो हमेशा एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या होती थी, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्थात ज्यामितीय निरूपण, सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण। सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण, इस पर हम बात करने वाले हैं आज। सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण क्या कहता है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम बेसिकली रियल नंबर की अभी तक हम बात करते हुए आए थे, यानी कि सेकेंड ईयर में आपने रियल नंबर यानी कि होल रियल नंबर सिस्टम और होल रियल वैल्यूड फंक्शन की आपने बात की थी। स्टार्टिंग क्लास में मैंने बताया था, तब मैंने ये भी बताया था कि जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करते हैं, इसका मतलब हम 2 डायमेंशनल प्लेन की बात करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास में कोई भी z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि z इक्वल टू एक्स प्लस के आयोटा वाई अगर एक सम्मिश्र संख्या है, ठीक है, सम्मिश्र संख्या है अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इस केस में इस सम्मिश्र संख्या को xy समतल में, xy समतल में हम जानते हैं एक बिंदु द्वारा निरूपित करते हैं, और वो बिंदु कौन सा होता है, वो बिंदु होता है z इक्वल टू एक्स कोमा वाई, यही होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 2 डायमेंशनल स्पेस की बात करता हूं, यानी दिस इज x एंड दिस इज y, तो मैं ये देखता हूं कि कोई भी बिंदु z जो है x कोमा y वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि z एक सम्मिश्र संख्या है, z एक एक्स प्लस आयोटा वाई एक सम्मिश्र संख्या है, जिससे हमने 2 डायमेंशनल प्लेन अर्थात जो एक्स बाय समतल होता है, एक्स बाय समतल में एक बिंदु, या तो इसको z एक्स वाई कह दीजिए या फिर इसको p एक्स कोमा वाई कह दीजिए। इस बिंदु p एक्स कोमा वाई से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सम्मिश्र संख्या, यानी कि हम प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को एक्स वाई समतल में एक बिंदु, एक निश्चित बिंदु द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। यानी कि अब मेरे पास में कोई भी सम्मिश्र संख्या होगी, उसको मैं एक्स वाई समतल में एक बिंदु द्वारा, एक निश्चित बिंदु द्वारा व्यक्त कर सकता हूं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय, सम्मिश्र संख्याओं का जो समुच्चय है, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, c। तो सम्मिश्र संख्याओं समुच्चय c तथा एक्स वाई समतल के बिंदुओं का समुच्चय, एक्स वाई समतल के बिंदुओं का समुच्चय, वो क्या होगा, यानी कि सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय c तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, x कोमा y। c क्या होता है, x कोमा y वेयर x एंड y बिलोंग्स टू r, यही तो होता है। तो ये एक तरह से एक एक्स वाई समतल के बिंदुओं का समुच्चय ही हुआ। इसका मतलब सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय c और एक्स वाई समतल के बिंदुओं के समुच्चय, और एक्स वाई समतल के बिंदुओं के समुच्चय के मध्य यहां पर क्या होती है, ये एकेकी संगतता होती है, यानी कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होती
है। और ये आप 1-to-1 करस्पॉन्डेंस रियल एनालिसिस में बहुत अच्छे से, जब आपने फंक्शन अर्थात फलन पढ़ा होगा तब बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आए होंगे, ठीक है। यानी कि और आप ये यहाँ से भी देख पा रहे हैं कि सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय ये होता है जो कि XY समतल के बिंदुओं के समुच्चय भी कुछ इसी प्रकार का बनता है। इसका मतलब इन दोनों में एक एकाकी संगतता होती है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होता है इनके बीच में। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रकार के, अतः इस प्रकार का समतल जो है वो कहलाता है अपना सम्मिश्र समतल। सम्मिश्र समतल जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं या फिर आर्गेंड समतल भी इसे हम कहते हैं, यानी कि आर्गेंड प्लेन, ठीक है। तो इस प्रकार का समतल सम्मिश्र समतल कहलाता है। और जिसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जब हम सम्मिश्र विश्लेषण की बात करते हैं तो बेसिकली हम इसे Z समतल या W समतल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि माना Z बराबर x प्लस आयोटा वाई एक सम्मिश्र संख्या है, तब Z को मैं XY समतल में इस बिंदु द्वारा निरूपित कर सकता हूं, व्यक्त कर सकता हूं। तो मैंने ये देखा कि जब XY समतल में कोई भी बिंदु, यानी कि हर एक निश्चित बिंदु एक सम्मिश्र संख्या को ही व्यक्त करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय और XY समतल के बिंदुओं के समुच्चय के मध्य में एक की संगतता होती है। अतः इस प्रकार का समतल सम्मिश्र समतल या फिर आर्गेंड समतल कहलाता है, जिसे हम Z समतल या फिर W समतल भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब हम 5th चैप्टर कन्फॉर्मल मैपिंग पढ़ेंगे तब इन Z समतल और W समतल का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो वहां हम ये सम्मिश्र समतल या फिर ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, हम डायरेक्ट Z समतल और W समतल की ही बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, अतः हम कह सकते हैं, अतः Z समतल में X अक्ष जो होती है वो वास्तविक अक्ष तथा Y अक्ष जो होती है वो कहलाती है काल्पनिक अक्ष कहलाती है। बात समझ में आई कि जब हम Z समतल की बात करेंगे तो यहां जो ये X एक्सिस होगी ये तो कहलाती है वास्तविक अक्ष, क्योंकि इस X एक्सिस पे जितने भी अवयव होंगे किसके, इस सम्मिश्र संख्या के, तो वो यही वाले होंगे ना, यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z। तो इसलिए इसको मैंने नाम दे दिया वास्तविक अक्ष तथा Y अक्ष को काल्पनिक अक्ष कहलाती है, ठीक है। क्योंकि Y अक्ष पर जितने भी एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे, वो सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग ही तो होंगे। इसलिए इस Z समतल में X अक्ष को वास्तविक अक्ष कहते हैं तथा Y अक्ष को काल्पनिक अक्ष कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ज्यामितीय निरूपण जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, जहां पर ये बातें आपको लिखने की भी होती हैं और जानने की भी होती है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप। बाकी आगे बढ़ते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि ध्रुवीय रूप। स्टूडेंट्स, फिजिक्स में भी आप पोलर फॉर्म पढ़ते हुए आए हैं। जब आप निर्देश तंत्र पढ़ते हैं, यानी कि गोलीय निर्देश तंत्र पढ़ा होगा आपने, है ना, तो उन सब के लिए बेलनाकार निर्देश तंत्र, वो सभी के लिए अलग अलग उनके कोऑर्डिनेट होते थे, r, थीटा, पाई और जो भी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्थात सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप।
पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्रुवीय रूप का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि मान लिया मैंने, माना z समतल में, z समतल है मेरे पास, z समतल में z इक्वल्स टू एक्स प्लस के आयोटा y एक सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या है जिसे बिंदु p x, y से व्यक्त किया जाता है, से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये मैंने ये मान लिया है कि z समतल में z x प्लस आयोटा y एक सम्मिश्र संख्या है जिसे बिंदु p x, y से व्यक्त किया जाता है। कहाँ? z समतल में। ठीक है, तब माना p x, y के जो ध्रुवीय निर्देशांक है, ध्रुवीय निर्देशांक इन जनरली हम क्या लेते हैं? r, थीटा है। ठीक है, मैंने मान लिया कि p x, y की ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा है। तब हम ये कह सकते हैं कि देखिएगा, इन जनरली हम क्या बात करते हैं, x और y जो कि z प्लेन अपना होता है। यहां पर बिंदु मैंने लिया है p x, y, p x, y लिया है। मैंने मान लिया कि इसका कोऑर्डिनेट यानी कि z x, y है, इसको मैंने r, थीटा मान लिया। तो r, थीटा को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? r इज द रेंज दिस एंड थीटा इज दिस एंगल, यही तो होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, आपने अगर फिजिक्स में प्रक्षेप पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है, तो प्रक्षेप के लिए इसकी जो ये लेंथ होती है यहां से यहां तक, यानी कि जो x का मान होता है वो कितना हो जाएगा? r cos थीटा। और ये जो y लेंथ है जो कि यहां से और यहां तक है, ये y कितनी हो जाएगी? r sin थीटा। सही बात है, ये r cos थीटा होगा, ये y r sin थीटा होगा। तब z इज इक्वल टू एक्स प्लस के आयोटा y बराबर, x की वैल्यू क्या है? r cos थीटा प्लस आयोटा y की वैल्यू r sin थीटा, यानी कि z इज इक्वल टू r, दोनों तरफ से कॉमन लिया, सो दिस इज cos थीटा प्लस के आयोटा sin थीटा, जो है z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? सम्मिश्र संख्या का पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप कहलाता है ये। ठीक है, सम्मिश्र संख्या z का ध्रुवीय रूप कहलाता है। तो यहां तक बात समझ में आई कि किस तरीके से x r cos थीटा बाय r sin थीटा होता है। अतः यहां पर देखिए r की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? देखिए यहां पे x की वैल्यू क्या है? r cos थीटा, और y की वैल्यू है r sin थीटा। तो यहां से अगर मैं x स्क्वेयर प्लस के y स्क्वेयर करता हूं, x का स्क्वेयर इज r स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस y का स्क्वेयर इज r स्क्वेयर sin स्क्वेयर थीटा, सो विच इज इक्वल टू r स्क्वेयर कॉमन लिया एंड दिस इज cos स्क्वेयर थीटा प्लस sin स्क्वेयर थीटा, यानी कि x स्क्वेयर प्लस के y स्क्वेयर इक्वल टू r स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि cos स्क्वेयर थीटा प्लस sin स्क्वेयर थीटा इज 1, यानी कि r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ x स्क्वेयर प्लस के y स्क्वेयर। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सम्मिश्र संख्या का मापांक, जिसे सम्मिश्र संख्या का क्या कहते हैं? मापांक कहते हैं।
किसको, r इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये कहलाता है सम्मिश्र संख्या का मापांक अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर। ठीक है, तथा इधर देख लीजिएगा, तथा y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाता है, y अपॉन एक्स बराबर r से r कैंसिल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि दिस इज टेन थीटा। सो दिस इंप्लाइज दैट थीटा बराबर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, और ये कहलाता है इसका कोणांक, को क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या का कोणांक, z का कोणांक उसको ऐसे लिख दीजिए कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स जेड का कोणांक कहलाता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट, कोणांक मतलब कि आर्ग्यूमेंट, कोणांक को आप लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जब हम पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तब हम ये देखते हैं कि z x प्लस आयोटा y अगर एक सम्मिश्र संख्या है जिसको हम xy समतल यानी कि z समतल में pxy से डिनोट करते हैं, जहां अगर हमें pxy के ध्रुवीय निर्देशांक r कोमा थीटा है, यानी कि pxy के ध्रुवीय निर्देशांक r कोमा थीटा, यानी कि दिस लेंथ इज r एंड दिस एंगल इज थीटा। सो x इज इक्वल टू r cos थीटा प्रक्षेप से, और y इक्वल टू r sin थीटा, क्योंकि इसकी छाया x एक्सिस पे ये होगी जो कि r cos थीटा के नाम से जानी जाती है, और इसकी छाया y एक्सिस पे ये होगी जो कि r sin थीटा होती है। ठीक है, इस तरह प्रक्षेप पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये इसका ध्रुवीय रूप कहलाता है z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, जहां आपने देखा r की वैल्यू रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जो कि z का सम्मिश्र संख्या z का मापांक कहलाता है। ठीक है, z का मापांक कहलाता है, तथा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स जो है वो z का कोणांक आर्ग्यूमेंट कहलाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कुछ रफ कर दूं मैं। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर ये तो हो गया इसका ध्रुवीय रूप, है ना। ध्रुवीय रूप के अलावा चूंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि cos थीटा प्लस के आयोटा ऑफ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं ना, e की पावर आयोटा थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज e की पावर आयोटा थीटा, यानी कि z इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा भी लिखा जा सकता है, जो कि z का क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल यानी कि चर घातांकीय, जो कि x का चर घातांकीय रूप एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा था ध्रुवीय रूप, और ये कहलाता है x का चर घातांकीय रूप। ठीक है, सो जो कि z का चर घातांकीय एक्सपोनेंशियल रूप कहलाता है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि इस चर घातांकीय रूप पे बेस एग्जाम्पल दिए हुए हैं माइनस, जैसे कि इन जनरली हम बात करते हैं 1 प्लस के आयोटा। इस 1 प्लस आयोटा को आप इस फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, तो देखिएगा 1 प्लस आयोटा हमें लेके आना है ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्मेट में, क्योंकि यही तो होता है e की पावर आयोटा थीटा। अब पहली बात तो ये कि ऐसा कौन सा थीटा होगा जिसके लिए दोनों तरफ 1 1 आ जाए। cos में ऐसा कौन सा थीटा की वैल्यू कौन सी है जो 1 कर दे, साइन में ऐसे थीटा की वैल्यू कौन सी है, और दोनों ही थीटा इक्वल होने चाहिए, पहली बात। तो देखिए अगर मैं इसको √2 से ऊपर नीचे गुना कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, 1/√2 प्लस आयोटा अपॉन √2। सही बात है, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने √2 से क्यों गुना किया, क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू सेम वो चाहिए थी जो कि कॉस के लिए और साइन के लिए सेम वैल्यू दे,
और हम जानते हैं ऐसी थीटा कौन सा है, थीटा बराबर पाई बाई 4, जिस पर कॉस थीटा की वैल्यू भी 1/√2 होती है और साइन थीटा की वैल्यू भी 1/√2 होती है। इसीलिए मैंने इसको 1/√2 और √2 से गुना किया था। तो देखिए √2 तो हो जाएगा बाहर और 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ऑफ π/4 प्लस आयोटा आगे और 1/√2 को साइन π/4 भी लिख सकता हूं। तो देखिए ये बन गया अब e की पावर में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज e की पावर आयोटा थीटा, यानी कि दिस इज इक्वल टू √2 e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू π/4। तो इस तरीके से हमने इस 1 प्लस आयोटा को किस फॉर्मेट में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बात समझ में आई? तो आपको ये थीटा भी तो याद होना चाहिए कि आखिर ऐसा थीटा कौन सा होगा जिससे कि मैं इन दोनों के लिए यानी कॉस और साइन दोनों के लिए सेम एंगल रखते हुए इन दोनों की वैल्यू सेम रख दूं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं -3 आयोटा, सपोज आपको दिया है -3 आयोटा, ठीक है, -3 आयोटा वैल्यू दी है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, -3 आयोटा अगर वैल्यू दी है तो देखिए स्टूडेंट एक बार यहां पे देख लीजिए कि दिस इज √2, तो यहां पर इस z बराबर 1 प्लस आयोटा के लिए r की वैल्यू क्या हुई, r की वैल्यू हो गई √2 और थीटा की वैल्यू क्या हो गई π/4। कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, z बराबर 1 प्लस आयोटा के लिए। अब मैं बात करता हूं z बराबर 3 आयोटा की बात कर लेते हैं। चलिए कि z बराबर जब 3 आयोटा है तब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखिए z बराबर 3 आयोटा है, तो मैं क्या किया, 3 को कॉमन निकाला और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 प्लस आयोटा। सही बात है। और क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं थीटा की ऐसी वैल्यू जो कॉस में तो 0 वैल्यू दे और साइन में 1 दे, वो कौन सी होती है, π/2, क्योंकि हम जानते हैं कि cos π/2 वैल्यू तो हो जाती है 0 जबकि cos sin π/2 वैल्यू हो जाती है 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। तो देखिए यही रूप हो गया ना, cos π/2 वैल्यू 0 आयोटा है और sin π/2 की वैल्यू 1, तो आयोटा के साथ में मल्टीपल में क्या है 1 ही तो है और 3 आगे बाहर निकाल दिया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू e की पावर आयोटा π/2। तो देखिए z बराबर 3 आयोटा के लिए 3 तो हो गई r और थीटा हो गया π/2। तो इस तरीके से आप आसानी से इन चीजों को देख सकते हैं बशर्ते आपको थीटा एंगल पता हो। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखना चाहो कि z इक्वल टू सम वैल्यू -2 देख दें, -2 का मतलब कि अब ये रियल पार्ट है, ये तो काल्पनिक था इसलिए मुझे साइन के लिए 1 वैल्यू चाहिए थी। अब यहाँ पे ये क्या है, रियल वैल्यू है, तो रियल वैल्यू के लिए 2 को मैंने बाहर निकाला तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये -1 प्लस आयोटा इंटू 0, क्योंकि काल्पनिक भाग यहाँ पे क्या है 0, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू -1 प्लस के आयोटा इंटू 0। तो अब ऐसी कॉस में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि -1 देगी, कौन सी होगी, पाई। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1 जबकि साइन पाई की वैल्यू 0। तो यस, पाई एंगल इज फॉर दिस। कैसे कि देखिए अगर मैं इस -1 को लिखना चाहूं तो 2 को तो मैंने बाहर निकाला, -1 मतलब कि कॉस पाई प्लस के आयोटा साइन पाई, दोनों एंगल सेम रखने हैं। तो देखिए कॉस पाई की वैल्यू हो गई -1 और साइन पाई की वैल्यू हो गई 0, मिला हमें वही है -2 ही। तो इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया 2 e की पावर आयोटा पाई। तो यहां पर इस z बराबर -2 के लिए r की वैल्यू हो गई 2 और थीटा हो गया पाई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन दी गई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आसानी से लिख सकते हैं, बशर्ते हमें एंगल पता होना चाहिए कि एंगल क्या है। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या का मापांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक यानी कि मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मापांक हमने अभी पढ़ा था कि अगर माना z इक्वल टू एक्स प्लस के आयोटा y एक सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या है, तब z का मापांक अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस के बाई स्क्वेयर। ठीक है, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर। तब ऐसे लिख सकते हो, चलो लैंग्वेज को बना देते हैं, तब एक धन वास्तविक संख्या, तब एक धन वास्तविक यानी कि रियल पॉजिटिव, रियल पॉजिटिव नंबर, धन वास्तविक संख्या, एक धन वास्तविक संख्या अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर जो है वो जेड का मापांक कहलाता है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये धन वास्तविक संख्या ही तो होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि z जब x प्लस आयोटा y होता है तो x भी रियल से होता है और y भी रियल से होता है, तो ऑब्वियस है एक्स स्क्वेयर कैसा होगा, रियल ही होगा, और वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है और वाई स्क्वेयर भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो फिर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसलिए दिस इज एक रियल पॉजिटिव नंबर, एक धन वास्तविक संख्या। ठीक है, तब एक धन वास्तविक संख्या अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जो होता है वो इसका मापांक कहलाता है जेड का, जिसे मोड जेड से व्यक्त किया जाता है, जिसे मोड जेड से व्यक्त किया जाता है। अर्थात स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है दैट इज, अर्थात मोड जेड इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वेयर, सही बात है, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वेयर। ये भी सही बात है ना, क्योंकि x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, एंड y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इन दोनों का स्क्वेयर। तो ये होता है आपका मापांक। एग्जाम्पल के लिए 1 प्लस के 2 आयोटा, z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा है, तो मोड z कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 1 का 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 दूनी 4 यानी अंडर द रूट ऑफ 5। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सेकंड, z इक्वल टू जैसे कि 3 आयोटा की बात हुई, तो मोड z इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 9 यानी कि दिस इज 3। ठीक है, मॉड्यूलस है, पॉजिटिव रहेगा। एंड थर्ड इज z इक्वल टू माइनस के 5 माइनस के 2 आयोटा, तो इसके लिए मोड z बराबर अंडर द रूट ऑफ, अब देखिए x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, यहाँ पर x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, लेकिन जब हमने इसका मॉडुलस निकाला, मापांक निकाला, तो ये तो हो गया 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि रूट ऑफ 29, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ये एक्स वाई कुछ भी हो, जो मोड जेड होगा यानी कि जो इसका मापांक होगा वो हमेशा एक धन वास्तविक संख्या ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस पर स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस पर बेस, उनको देख लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज हैं कुछ मॉड्यूलस पर, जैसे कि हमने संयुग्मी के लिए पढ़ी थी, सेम उसी प्रकार की आपके पास में ये प्रॉपर्टीज हैं। तो इनको आप प्रूफ तो आप खुद कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो संयुग्मी पर बेस प्रॉपर्टी थी हर एक प्रॉपर्टी को प्रूफ करवाया है। ठीक है,
बाकी इनको आपको ही प्रूफ करनी है। अब ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। जैसे कि ये कह रहा है कि गुणधर्म मापांक के, है ना, मापांक ही पढ़ रहे हैं ना, मापांक के गुणधर्म। तो पहला है कि मोड जेड जो होता है हमेशा रियल नंबर में होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा था कि धन वास्तविक संख्या होती है, तथा दूसरा इसमें ही कि मोड जेड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। इक्वल्स टू 0 क्यों? 0 तभी होगा जब x भी 0 हो और y भी 0 हो, ठीक है, अदरवाइज हमेशा ये ग्रेटर देन 0 ही होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि यदि आप मोड जेड निकालो, या फिर आप मोड जेड बार निकालो, या फिर आप मोड जेड आयोटा निकालो, या फिर माइनस मोड जेड निकालो, इन सब की वैल्यू सेम ही रहती है, इन सब की वैल्यू सेम ही रहती है, ठीक है। क्योंकि जेड बार में क्या होगा, ये देखिए जेड तो एक्स प्लस आयोटा वाई हो गई, तो करना हमें इनका स्क्वायर ही है मोड जेड में। जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई हो गया, तो माइनस वाई का कोई इश्यू नहीं है क्योंकि करना स्क्वायर ही है। जेड आयोटा क्या हो जाएगा, जेड आयोटा हो जाएगा ये जेड आयोटा, यानी कि इसको आयोटा से गुना करूंगा तो आयोटा एक्स माइनस के बाय, करना उन्हीं का स्क्वायर है, वही आने वाला है, क्योंकि इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वही है जो इसका भी मॉडुलस यही होगा, इसका भी मॉडुलस यही होगा। माइनस जेड यानी कि माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, इनका भी मॉडुलस यही होगा, यानी कि ये चारों ही टर्म्स का सेम मॉडुलस होता है, ठीक है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है, कह रही है कि मोड जेड का स्क्वायर जो होता है वो जेड इंटू जेड बार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे तक काम आएगी, ये ध्यान रखना कि मोड जेड का स्क्वायर जेड इंटू जेड बार होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स मोड जेड क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मोड जेड का स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जेड इंटू जेड बार देखिए, जेड इंटू जेड बार कल हमने निकाला ही था प्रॉपर्टी में, किसमें, संयुग्मी की प्रॉपर्टी में। जेड इंटू जेड बार की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही तो थी, जो कि मैंने कहा था ये हमेशा एक रियल नंबर होती है, तो दोनों इक्वल ही तो है, यानी कि मोड जेड का स्क्वायर हमेशा जेड जेड बार के बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इसके अलावा वही सब प्रॉपर्टी है कि मोड z1 इंटू z2 बराबर मोड z1 और मोड z2 होता है, एंड मोड z1 अपॉन z2 बराबर मोड z1 अपॉन मोड z2 होता है। इसको लिख लीजिए मापांक के गुणधर्म, ठीक है। जहां एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि z2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में। छठवां है कि मोड z की पावर n जो होता है वो बराबर होता है मोड z की पावर n के, ठीक है। और भी कोई प्रॉपर्टी, हाँ एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर मोड z का मान 1 है, अगर मोड z का मान 1 है तो देखिए मोड z का मान 1 है तो मोड z स्क्वायर का मान भी 1 होगा, सही बात है। इसका मतलब मोड z स्क्वायर क्या होता है, z इंटू जेड बार बराबर 1 होगा, यानी कि z बार बराबर 1 अपॉन z होगा, एंड वाइस वर्सा, यानी कि प्रतिलोम भी वाइस वर्सा, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है क्या, दैट इज कि अगर मोड z बराबर 1 है तो z बार की वैल्यू 1 अपॉन z होती है। तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर मोड z बराबर 1 है तो z बार बराबर 1 अपॉन z, और अगर z बार बराबर 1 अपॉन z है तो मोड z बराबर 1 होगा, यानी ये 22 वर्षा है। यानी कि अगर आप ऐसे चलोगे तो ये प्रूफ है और ऐसे चलने वाले हो तो ये प्रूफ है, दोनों तरफ से ये चीजें सत्य हैं, ठीक है। यानी कि ये जो साइन होता है ना, ये दिखाता है कि दोनों ही साइड से कंडीशन प्रूफ है। अगर आप ये लेके चलते हो तो ये प्रूफ है, ये लेके चलते हो तो ये प्रूफ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, किस पे बेस, मापांक पे बेस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसको आपको याद रखना है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ इनइक्वलिटीज हैं, ट्राइंगल इनइक्वलिटीज हैं,
उसके बाद कि कौणांक है, मापांक है, इन पर थोड़ा और डीपली जाएंगे हम और बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।